हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बुक लो चैनल। माय नेम इज़ विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम किन किन टॉपिक्स पे करेंगे ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी सोलर रेडिएशन, वेरिएबिलिटी ऑफ insolation and at the surface of earth, heating and cooling of atmosphere, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ना मालूम हो तो रिमाइंड कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, जब एयर मूव करने लगे तो उसको हम विंड कहते हैं। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। ओके, एयर और विंड में ये डिफरेंस है। जब एयर मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह तो उसे हम विंड कहते हैं। सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट बजट है। इसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको डीपली आगे हम डिस्कस करेंगे हीट बजट को। अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। ये आप सभी आप जानते हैं कि अर्थ को जितनी भी एनर्जी मिलती है सारी एनर्जी उसे सन से मिलती है, और वो एनर्जी जो अर्थ लेती है उसको वापस भी कर देती है, रेडिएट बैक। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर को बैलेंस रखना चाहती है, ना तो टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। इसी कारण से यहाँ पे ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स का सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग एक समान रहता है। एज अ रिजल्ट द अर्थ नाइदर वार्म अप नॉट डज इट कूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। जो हीट रिसीव्ड होती है अर्थ के अलग अलग पार्ट के द्वारा जगह जगह पे, नॉट द सेम, एक समान नहीं मिलती है। क्यों? इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। द वेरिएशन कॉज प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर, और इसी वेरिएशन की वजह से हमें एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंस मिलता है। कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं लो प्रेशर होता है, जगह जगह पे डिफरेंट लैटिट्यूड पे। ठीक है, दिस लेड टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन बाय विंड। इस कारण से जो एयर होती है वो हीट को बैलेंस करने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वार्म एयर यहाँ से होके दूसरी जगह कोल्डर एरिया में जाके वहां पे टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इस वजह से एयर का मूवमेंट होता है, और जब एयर का मूवमेंट होता है उसी को हम विंड कहते हैं। ठीक है, दिस लीड टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन बाय विंड। इसमें अभी आप जेट स्ट्रीम वगैरह भी पढ़ेंगे, ये सब इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर क्या हो, बैलेंस हो। बहुत ही बेसिक चीज है। जो जेट स्ट्रीम वगैरह या विंड बनती है वो किस कारण से बनती है? वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर हर एक जगह पे लगभग बराबर हो, इस कारण से एयर क्या होती, फ्लो होने लगती है एक जगह से दूसरी जगह और टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब बेसिक फिनोमिना पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग समझते हैं हम। सोलर रेडिएशन, जितनी भी एनर्जी अर्थ के द्वारा रिसीव्ड होती है इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, और विच इज इन शॉर्ट टर्म अगर हम कहें तो इसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जितनी भी एनर्जी रिसीव्ड होती है अर्थ के द्वारा, अगर हम इसको मेजर करें तो 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे 1.94 कैलोरी रिसीव्ड होती है। ड्यूरिंग इट revolution around the sun, the earth is the farthest from the sun on the 4th जुलाई, और इस पोजीशन को हम एपीहीलियन कहते हैं। farthest from the sun, 4th जुलाई को अर्थ जो होती है वो सन से सबसे दूरी पे होती है 152 मिलियन किलोमीटर, और इस पोजीशन को हम अर्थ की एपीहीलियन कहते हैं।
ओके, उसी जगह पे 3 जनवरी को अर्थ सन के सबसे करीब होती, मींस डिस्टेंस उस दिन होती है 147 मिलियन किलोमीटर। ओके, इस पोजीशन को हम पेरीहीलियन कहते हैं। और जबकि अगर आप ध्यान से इस चीज को डीपली समझेंगे तो इस समय नॉर्थर्न रीजन पे विंटर सीजन होता है, ठीक है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, और जबकि उस समय अर्थ सबसे करीब होती है सन के, ठीक है, 147 मिलियन किलोमीटर। और जब 152 किलोमीटर अवे होती है 4 जुलाई को, तब क्या होता है, तब गर्मी पड़ रही होती है। ओके, तो इस पोजीशन को 4 जुलाई वाली पोजीशन को एपीहीलियन कहते हैं, और 3 जनवरी वाली पोजीशन को हम पेरीहीलियन कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ। ये देखिए, ये सोलर रेडिएशन इस तरीके से आप देख सकते हैं अर्थ की तरफ आ रहा है। ओके, ना ये फिगर से भी आप समझ लीजिए, जनवरी पेरीहीलियन, 3 जनवरी ओके 147 मिलियन किलोमीटर, 4 जुलाई एपीहीलियन 152 मिलियन किलोमीटर। ओके, ये है पोजीशन। वेरिएबिलिटी और इंसोलेशन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंसोलेशन मींस वही जो एनर्जी अर्थ रिसीव कर रही है सन से, उसमें जो वेरिएबिलिटी आती है मींस वेरिएशन आता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर होने का और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है, इस तरीके से। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सन से आने वाली रेज का एंगल किस एंगल पे पड़ रहे हैं, ओके, इस तरीके से। लेंथ ऑफ द डे, समर सीजन है या विंटर सीजन है, दिन की लंबाई कितनी है, ओके। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी ट्रांसपेरेंसी मींस क्लाउड है कि नहीं है, ओके। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, और लैंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हिली एरिया है कि प्लेन एरिया है, डिपेंड करता है ना कि किस जगह पे क्या इंसुलेशन रिसीव्ड होगी, उसके कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें। आपको मालूम है कि अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल 66 डिग्री एंड हाफ विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये हो गया द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ओके, और ये हो गई इसकी एक्सिस। एक सेकेंड, लेट मी रफ इट। ये एक्सिस और ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये कितना एंगल 66 एंड हाफ डिग्री, ओके। ये वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ 23 एंड हाफ डिग्री, ओके, 23 एंड हाफ डिग्री, और यहाँ पे द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट 66 होल 1/2 डिग्री, ओके जी जी। तो इसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। जो अर्थ के एक्सिस है वो अर्थ के प्लेन ऑर्बिट के साथ 66 होल 1/2 डिग्री बनाती है राउंड द सन एज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, और इस तरीके से झुके होने के कारण द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट अ डिफरेंट लैटिट्यूड, ये चीज उसका झुका होना इस एंगल पे भी इन्फ्लुएंस करता है कि अमाउंट ऑफ इंसुलेंस कितना होगा, किस जगह पे कितनी हीट रिसीव होगी और कितनी नहीं होगी, ये इसके इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है, ओके। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेज द डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, द हायर द लैटिट्यूड द लेसर इन द एंगल, जितना ज्यादा हायर जाएंगे उतना ज्यादा एंगल लेस हो जाएगा। ये देखिए, ये 66 होल 1/2 डिग्री, और ऊपर गए 90 डिग्री, और ऊपर गए 47 डिग्री, और ऊपर गए 23 होल 1/2 डिग्री, ओके। इस तरीके से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिरता चला जाता है। यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे देखिएगा, ये पैरेलल है 90 डिग्री, ठीक, तो इस जगह पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव होगी, परपेंडिकुलर है। नाउ हायर द लैटिट्यूड लेस इन द एंगल, आपने देखा कि जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं एंगल क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
द मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन ए स्लैंट सन रेज, और इस वजह से अर्थ की सन रेज भी सीधी ना पड़कर स्लैंट पड़ती है। ओके, यहाँ पे सीधी दिख रही है आपको और धीरे धीरे ये पे स्लैंट होती जा रही है। ओके, द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी जगह पे वर्टिकल रेज पड़ रही हो, इस तरीके से ये एरिया है, यहाँ पे वर्टिकल पड़ रही, तो इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वो कम होगा। ओके, और अगर इसी तरीके से रे स्लैंट पड़ रही होगी तो इसके द्वारा एरिया जो कवर किया जाएगा वो ज्यादा होगा। अगर कम एरिया में सेम अमाउंट की एनर्जी पड़ रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर इस जगह का हाई होगा, और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतने बड़े एरिया पे गिर रही है जब पड़ रही, तो यहाँ का टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू दिस कम होगा। ओके, ये चीज है लेस देन द स्लैंट रे। इफ द मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एंड द नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीज, तो नेट एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Moreover, the slant rays are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in more absorption, scattering and diffusion. स्लैंट रेज जो होती है वो पास थ्रू द ग्रेटर डेप्थ, वो काफी अंदर तक जाती है एटमॉस्फेयर की, उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग होगी और डिफ्यूजन होगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं ऐसे, ये जो स्लैंट है काफी, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन ये ज्यादा होगा। Within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorbed much of near infrared radiation. Within the troposphere, जब हमने इससे प्रीवियस क्लास में हमने जब ट्रोपोस्फेयर आपको दिखाया, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस और इसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को ये ट्रोपोस्फेयर अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, आगे देखते हैं। वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड द अर्थ सरफेस। बहुत ही कम अमाउंट पे ट्रोपोस्फेयर क्या करता है, स्कैटर करता है, क्योंकि वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल मौजूद होते हैं, और स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ और स्पेस, दोनों तरफ। ओके, दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई। इसकी वजह से जो आपको ब्लू और रेड कलर दिखाई देता है, इसी की वजह से होता है पॉसिबल कि ट्रोपोस्फेयर पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, काफी बड़े अमाउंट में नहीं, वेरी स्मॉल अमाउंट में। जो आपको रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर रिजल्टिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो रेड कलर जब सनराइज होता है या सेट होता है उस समय, और ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर रिजल्टिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस कारण से, ट्रोपोस्फेयर में मिलने वाले डस्ट पार्टिकल के कारण से। ओके, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन ऑफ अर्थ सरफेस। जो इंसुलेशन रिसीव्ड होता है अर्थ सरफेस के द्वारा वैरी फ्रॉम अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन ट्रॉपिक्स एंड अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन पोल्स। ठीक है, पोल पे 70 वाट पर मीटर स्क्वायर और ट्रॉपिक्स पे 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर रिसीव्ड होता है। मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सबसे ज्यादा जो इंसुलेशन या हीट रिसीव्ड होती है अर्थ के द्वारा वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे रिसीव होती है, वेयर द क्लाउडीनेस इज लीस्ट, क्योंकि वहां पे बादल बहुत ही कम होते हैं, तो इस कारण से जो सनरेज है वो काफी अंदर तक पहुंच जाती है और ये काफी अधिक मात्रा में हीट रिसीव्ड होती है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में। ओके, बादल यहाँ पे होते ही नहीं, क्लाउड बहुत ही लीस्ट होते हैं। इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन ट्रॉपिक्स। ऐसा क्यों? जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि इक्वेटर पर जो इंसुलेशन रिसीव होता है वो ट्रॉपिक की कंपैरिजन में काफी कम होता है। क्यों? ये देखिए,
इक्वेटर पर आप समझ रहे हैं कि बीच में है, बीचों बीच में है, तो ज़्यादा रिसीव होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि ये कम एंगल बना रहा है कंपेरिजन टू ट्रॉपिक्स। यहाँ पे जो सन रेज है वो 90 डिग्री बना रही, मीन्स स्ट्रेट हीट पड़ रही है स्ट्रेट वे में, मगर यहाँ पे स्लैंट है। ओके, तो जो हीट रिसीव्ड होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, जब स्लैंट रेज होंगी तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, ज्यादा एरिया कवर करेंगे तो हीट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, हीट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे कम एरिया कवर होगा तो डेफिनेटली जो रेज है सनरेज की एक ही जगह पे ज्यादा मात्रा में पड़ेगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा क्योंकि एरिया छोटा है। ठीक है, ये कारण, तो इस कारण से टॉपिक्स पे टेम्परेचर हाई होगा कंपैरिजन टू द इक्वेटर। और इसी तरीके से सेम लैटिट्यूड पे ही इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट। जो इंसुलेशन होगा वो कॉन्टिनेंट्स पे हाई होगा, अगर यहाँ पे लैंड एरिया है और ये सी एरिया है, ठीक है, सेम लैटिट्यूड पे, तो कॉन्टिनेंट एरिया पे ज्यादा हीट रिसीव्ड होगी, ठीक, मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन। ओशन के कंपैरिजन में इंसुलेशन यहाँ का ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो लैंड एरिया है वो जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, जबकि ओशन या सी एरिया जो होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी में ठंडा होता है। ओके, तो हीट जब आ रही है लैंड एरिया पे तो बहुत ही जल्दी इसको गर्म कर देगा, मगर सी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक, धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ही ठंडा होगा। लैंड एरिया जितनी जल्दी गर्म हो जाएगा उतनी जल्दी ठंडा होगा। ओके, नाउ heating and cooling of the atmosphere. The earth after being heated by insulation transmit the heat to the atmosphere layers near to the earth in a long wave form. जब हीट जो रिसीव्ड करती है अर्थ उसको ट्रांसमिट भी करती है, वापस भी भेजती है, किस फॉर्म में, लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में आती है। जो रेज वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, मगर जो ट्रांसमिट होती है, रेडिएट होती है अर्थ से जो हीट, वो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। जो एयर कांटेक्ट में आती है लैंड के वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है। एंड जो अपर लेयर इन द कांटेक्ट विद द लोअर लेयर आल्सो गेट हीटेड। भाई अगर ये लैंड सरफेस एरिया है, यहाँ पे ये ही गर्म हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, तो इसके कांटेक्ट में आने वाली लेयर जो एयर की होगी वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, और इस लेयर के कांटेक्ट में आने वाली लेयर का भी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन सेम टेम्परेचर और कांटेक्ट इज ब्रोकन। कंडक्शन में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो ना हो जाए। अगर इसको T1 माने, इसको T2 माने, तो दोनों जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहेगा। ओके, द एयर इन अ कांटेक्ट विद द अर्थ राइज वर्टिकली। अब ये धीरे धीरे जो गर्म हो गई एयर हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठेगी इन द फॉर्म ऑफ करंट। फर्दर द ट्रांसमिट्स ऑफ द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर दिस प्रोसेस, और इस तरीके से ये हीट को ट्रांसमिट करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे। इस तरीके की वर्टिकल हीटिंग को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, जब ये इस तरीके वर्टिकल हीटिंग होती है तो लेयर बाय लेयर हो रही थी कंडक्शन, और जब वर्टिकल होगी ऊपर उठेगी तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। आइए इसको हम और डीपली समझते हैं। ये देखिए, कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होती है। अगर ये बाउल गर्म है तो इसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा क्योंकि कंडक्शन की वजह से। कन्वेक्शन क्या होता है, इज द मूवमेंट ऑफ द हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। कन्वेक्शन में क्या होता है, सॉरी, जो कन्वेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। जो मैटर है या वो लिक्विड है कुछ भी है, अगर
हीट अप हो रहा है, हीट अप होने की वजह से वर्टिकली ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठ रहा है तो उसकी वजह से ऊपर वाली लेयर या ऊपर वाले पोर्शन भी गर्म हो रहा है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। ठीक है, इज द मूवमेंट ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। जब मैटर का एक्चुअल मोशन होने लगे, ये तो कांटेक्ट में थे तो इस वजह से हो गया, मगर यहाँ पे जब एक्चुअल होने लगे मोशन तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जब इस तरीके से हीट का ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसको हम रेडिएशन कहेंगे। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया, आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो तो वर्टिकल था, अब अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम एडवेक्शन कहेंगे। इन अ मिडिल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डायurnal डे और नाइट वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन। काफी जगहों पे जो डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो एडवेक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट हॉरिजॉन्टल वे में हो रही होती है। ओके, ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग समर, तो हम वहाँ की जो गर्म हवा होती है समर सीजन के समय में उसको हम लू कहते हैं। ठीक है, ये जो लू है ये भी आउटकम है किसका, एडवेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि जो विंड है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रही है। ओके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम रेडिएटिंग बॉडी। जब डेफिनेटली जब बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगी तो रेडिएट करने लगेगी बॉडी। ओके, इस रेडिएट जो एनर्जी हो रही है टू द एटमॉस्फेयर इन अ लॉन्ग वेव फॉर्म्स, दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो। डेफिनेटली अगर ये अर्थ हीट अप हो गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ये रेडिएट करेगी। जब रेडिएट करेगी तो इसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर गैसेस पर्टिकुलर बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जॉर्व हो रही है, क्योंकि लॉन्ग वेव के फॉर्म में आप जानते हैं कि रेडिएट करती है अर्थ एनर्जी को, और ये जो एनर्जी होती है वो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ये सब इस एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेती हैं और ये बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और वापस ये रिटर्न कर देती है हीट को अर्थ की तरह। तो इस तरीके से ये एक चैम्बर टाइप का बनने लगता है, जो कि बन भी रहा है कि हीट जो रेडिएट होकर बाहर स्पेस में जानी चाहिए वो ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना डेंस एटमॉस्फेयर हो गया है कि जिसकी वजह से जो एनर्जी बाहर इन स्पेस में जानी चाहिए वो वापस अर्थ की तरफ आ रही है। ठीक है, हीट बजट ऑफ द प्लैनेट। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा हीट बजट को, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम पे आता है, बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम तक में, कि हीट बजट को समझाइए कि हीट बजट क्या होता है। देखिए इस फिगर को समझ लीजिए, अगर ये इस तरीके से, अभी इस फिगर पे आएंगे, अगर हम ये सोलर रेडिएशन है, अगर इस रेडिएशन को हम 100% लेके चले, ठीक है, जो अर्थ के द्वारा रिसीव हो रही है, अब देखिएगा वन बाय वन एक एक चीज 100%। जो सोलर रेडिएशन होती है सन से अर्थ की तरफ आती है, उसमें से 35% यूनिट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है बैक स्पेस में, अर्थ पर पहुंचने से पहले ही, अगर अर्थ में पहुंचने से पहले ही ये वापस भेज दी जाती है स्पेस में। ठीक है, इस तरीके से 35%, यहाँ पे इस फिगर से आप समझ सकते हैं। ये 27 टू 29 और ये 6 35। ओके, तो 35 यूनिट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही वापस भेज दी जाती है, जिसमें कि 27 क्लाउड के द्वारा, 2
अर्थ के द्वारा और ये 6 एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, ऑफ दीज 27 क्लाउड टू अर्थ, अर्थ मीन्स जो स्नो और आइस कवर्ड एरिया हो अर्थ से वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके की जो स्नो और आइस कवर्ड एरिया से रिफ्लेक्ट होती है रेडिएशन, इसी को हम अल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। ओके, ये कई एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है कि अल्बिडो इफेक्ट क्या होता है। तो इस तरीके से स्नो और आइस कवर्ड एरिया से जब सनरेज रिफ्लेक्ट होती है बैक टू इनटू द स्पेस, तो इसको हम अल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। ओके, और देख लेते हैं आगे। 100% हमने समझा था, ठीक है, जिसमें कि 35% तो एटमॉस्फेयर के द्वारा और अदर्स क्लाउड्स के द्वारा ही रिफ्लेक्ट हो गई बैक, बची कितनी 65%। अब ये कैसे वापस जाएगी देखिएगा, इसमें से 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर, जो 14 यूनिट्स है वो तो एटमॉस्फेयर के द्वारा ही अब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, और 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस, जो 51 यूनिट्स है वो अर्थ सरफेस के द्वारा देखिए अब्जॉर्ब बाय अर्थ 34 एंड प्लस 17 अब्जॉर्ब बाय द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर और ये डायरेक्टली अर्थ के द्वारा। तो रेस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि 35% हमने पहले समझा था कि जो रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ पर पहुंचने से पहले, जिसमें कि 27% क्लाउड के द्वारा, 2 अर्थ के द्वारा और 6 एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, 27 2 29 और 6 35। ये हो गया 35, बची कितनी 65। ये कैसे वापस जाएगी, अभी तो ये अर्थ के द्वारा एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली गई है। ठीक है, जिसमें कि 14% जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, 51 अर्थ के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली गई। मगर ये जो अर्थ के द्वारा 51% अब्जॉर्ब की गई है उसको वापस रेडिएट किया जाएगा अर्थ के द्वारा, ये रखेगी नहीं अपने पास, क्योंकि इसको मेंटेन रखना होता है टेम्परेचर को। जिसमें कि 17 यूनिट्स आर रेडिएट टू स्पेस डायरेक्टली एंड द रिमेनिंग 34 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। जिसमें कि क्या होता है 51 में से 17 तो डायरेक्टली रेडिएट कर दी जाती है बैक। ओके, और जो बची 34% यूनिट आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, इसको रेडिएट बैक तो किया गया मगर 34 एब्जॉर्ब कर ली गई। ठीक है, कैसे देखिएगा 34 जिसमें कि 6 यूनिट एब्जॉर्ब की गई डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 6 यूनिट एटमॉस्फेयर के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब की गई, 9 यूनिट कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के द्वारा एब्जॉर्ब की गई, और 19 यूनिट्स लेटेंट हीट ऑफ द कंडक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब की गई। ठीक है, 51 में से 17 हटा दीजिए। ओके, कितना बचा 34। 34 में से 34 ये कह रहे हैं जो एब्जॉर्ब कर ली गई किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से 6 9 15 15 19 34। अब 48 यूनिट्स एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, जो 48 यूनिट्स है, जो पहले 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब की गई थी, ठीक है, ये यहाँ पे ये। ओके, और बाद की जो 34 यूनिट्स है, ये दोनों 14 यूनिट्स पहले की और 34 यूनिट्स बाद की जो ऑब्जर्व की गई एटमॉस्फेयर के द्वारा, इसको भी एटमॉस्फेयर के द्वारा रेडिएट बैक किया जाएगा, आर रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस। ओके, ये तो 14 यूनिट्स पहले की इसमें भी, तो ये कितना हो गया 48, ये भी वापस रेडिएट कर दी जाएगी एटमॉस्फेयर के द्वारा बैक टू द स्पेस। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये बैलेंस हो गया। ओके, जितनी अब्जॉर्ब की गई उतनी ही रिफ्लेक्ट भी कर दी गई। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। 100 यूनिट्स रिसीव होनी थी, जिसमें से रुकिए रफ कर देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है तो इस बार एक बार और समझा देता हूँ मैं।
100 यूनिट रिसीव होनी थी, 35 यूनिट्स क्या हो गया, वापस चली गई अर्थ पर पहुंचने से पहले। कैसे? जिसमें कि 27 क्लाउड के द्वारा, 2 अर्थ के द्वारा और 6 एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो ये हो गई 35 टोटल, 27 2 29 6 35। ओके बची कितनी? 65। ओके 65 में से 14 तो एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व की गई और प्लस 51 ऑब्जर्व की गई अर्थ के द्वारा। ये 51 17 प्लस 34 ये अर्थ के द्वारा। अब 65 जो रिसीव की गई वो भी वापस जाएगी, जिसमें कि 17 तो डायरेक्टली वापस चली जाएगी। ठीक है 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली और बची कितनी? 34। 14 यूनिट तो विद इन द एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व की गई थी यहाँ पे। ठीक, जिसमें कि 17 यूनिट तो अब 65 हो गई, 14 यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 51 यूनिट बाय द अर्थ सरफेस। द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये भी वापस जाएगी। वापस कैसे जाएगी? 51 में से 17 तो डायरेक्टली चली जाएगी इस तरीके से। ओके जी 17 डायरेक्टली चली गई, कितनी बची? 34। 34 जो होगी वो तो जब वापस जाती है 17 तो डायरेक्ट चली गई, मगर 34 जो वापस जा रही थी उसको एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया। 6 रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, 9 टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के द्वारा और 19 कंडेंसेशन के द्वारा। ठीक है तो 6 9 15 15 19 हो गया 34। तो ये 34 ये 34 यहाँ पे जो ऑब्जॉर्व की गई और 14 ये जो ऑब्जॉर्व की गई पहले की कितनी हो गई? 48। ये भी एटमॉस्फेयर के द्वारा वापस चली जाएगी, रेडिएटेड टू द स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर। ओके तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ओके ये आपने देख ही लिया है इस तरीके से। इनकमिंग सोलर रेडिएशन रेडिएटेड बैक टू द सरफेस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वार्मिंग इफेक्ट, इसी तरीके से, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो थिक लेयर की वजह से वो रेडिएट बैक हो रही है। ओके ये चीज आइए आगे देख लेते हैं। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। प्लेस किस लैटिट्यूड पे है, क्योंकि रेज का जो इंक्लिनेशन होगा वो डिफरेंस होगा अलग अलग जगहों पे। ओके एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड मतलब कि कितनी ऊंचाई पर है वो जगह, समुद्र के पास है कि पहाड़ियों पर बसी हुई है, उसकी दूरी समुद्र से कितनी है, और एयर मास का सर्कुलेशन कैसा है, वार्म और कोल्ड ओशियन करंट तो नहीं प्रेजेंट है वहां पे। अगर कोस्टल एरिया में है तो इसके आसपास वार्म करंट फ्लो हो रही है या कोल्ड करंट फ्लो हो रही है। वहां का लोकल एस्पेक्ट भी मैटर करता है, ऐसे तो नहीं कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है या बहुत ही मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। ओके जैसे कि अगर आप प्लेसेस नियर द सी लेवल, तो सी लेवल के पास की जितनी भी जगह होती हैं वहां पर आपको हायर टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है कंपेरिजन टू द जो ऊंचाइयों पर जगह बसी होती है। ओके टेम्परेचर जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट। आमतौर पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ओके और ये जो नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट होता है ये 6.5 डिग्री सी पर 1000 मीटर। अगर एक 1000 मीटर अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? 6.5 डिग्री सी। और 1000 आप ऊपर बढ़ते हैं तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? 13 डिग्री सी। ओके टोटल 13 डिग्री सी हो जाएगा नीचे तक का। ओके इस तरीके से टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर कोस्टल एरिया है और वहां पे वार्म ओशन करंट फ्लो हो रही तो डेफिनेटली हायर टेम्परेचर होगा। ओके उस कोस्टल एरिया के कंपैरिजन में जहां पे कोल्ड करंट फ्लो हो रही है। अगर इस कोस्टल एरिया में वार्म करंट फ्लो हो रही है, टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ का कोस्टल एरिया वार्म होगा। और यहाँ पे अगर कोल्ड करंट फ्लो हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कूल होगा। ओके
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, distribution of temperature. Isotherm are lines joining place having equal temperature. Isotherms are generally parallel to the latitude. ये isotherms क्या होता है? Isotherms लाइन होती हैं जो उन जगहों को आपस में जोड़ती हैं जहां का टेम्परेचर लगभग बराबर हो, ठीक है, जैसे कि ये आइसोथर्म्स हैं। जिन जिन जगहों से ये लाइन गुजर रही है उन उन जगहों का टेम्परेचर 20 डिग्री सी ही है। ये जनवरी के समय का है, ओके। और ऊपर जाएंगे तो इन जगहों पे जहां जहां पे 10 डिग्री सी टेम्परेचर है वहां वहां पे से सेम लाइन गुजर रही है, ठीक है। इस तरीके से जिन जिन जगहों का टेम्परेचर जिस मंथ में या जिस डे में इक्वल होता है उस जगहों की लाइन सेम होती है। जहां जहां पे 20 डिग्री सी है तो सेम लाइन, जहां 10 डिग्री सी वहां सेम लाइन, सेम, ओके। 0 डिग्री है तो वहां पर सेम लाइन। ये थर्मल इक्वेटर है जहां पे 30 डिग्री सी है। जिन जिन जगहों पे 30 डिग्री सी होगा वहां थर्मल इक्वेटर ही पास हो रही होगी, ओके। ये जनवरी का है, ये जुलाई का आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अपने यहाँ जनवरी का, हालांकि हमारे यहाँ इस समय जनवरी में तो देखिए काफी ठंड पड़ रही है, मगर ये नॉर्मल जो रहता था टेम्परेचर 20 डिग्री सी के आसपास है। हालांकि ये और भी मिडिल एरिया का है पोर्शन इंडिया का, और ऊपर जाएंगे तो ये देखिए 10 डिग्री सी वाली है, ठीक है। तो ये जनवरी के समय का टेम्परेचर है इंडिया का। जुलाई के समय पे आप देखिए ये थर्मल इक्वेटर की वजह से यहाँ का जो थर्मल इक्वेटर है, जब हम जनवरी में देख रहे थे थर्मल इक्वेटर रियल इक्वेटर के कंपैरिजन में नीचे था, सदर्न पोर्शन में था, और जब हम जुलाई में आए तो ये थर्मल इक्वेटर ओरिजिनल इक्वेटर के कंपैरिजन में ऊपर आ गया 30 डिग्री सी टेम्परेचर। हालांकि कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ओके। ये थर्मल ये आइसोथर्म है। ये सेम लाइन है उन जगहों पे जहां पे टेम्परेचर एक समान है 20 डिग्री सी, ओके। ये आप जनवरी और से जुलाई के बीच का है, ओके। कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सॉरी। 3 डिग्री सी, 10 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, फिर 30 डिग्री सी, 40 डिग्री सी, इस तरीके से टेम्परेचर बदलता रहता है जगह जगह पे। अब आप समझ गए होंगे कि रेज इंक्लिनेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, कोस्टल एरिया है कि लैंड एरिया है। तो अलग अलग जगहों की वजह से सभी जगहों का अलग अलग टेम्परेचर होता है, ओके ना। आगे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे फिनिश कर चुके थे आई थिंक, हाँ। आगे देख लेते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या चीज है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? इट इज अ रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर के उल्टा जब बिहेवियर हो किसी भी इंसान का या एटमॉस्फेयर में मौजूद चीजों का, तो उसको इन्वर्जन कहेंगे, ओके। इन द ट्रोपोस्फेयर होता क्या है इस कंडीशन में, लेयर ऑफ वार्म एयर लाइज ओवर द कोल्ड एयर लेयर। इट ऑकर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। जब वार्मर एयर की लेयर जो है वो कूलर एयर के ऊपर हो, ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के जस्ट उल्टा है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन वार्मर एयर नीचे, फिर कूलर एयर, फिर कोल्ड एयर। मगर टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, कूलर एयर सबसे नीचे, फिर वार्मर एयर, फिर कोल्डर एयर, कोल्ड एयर। तो ये इन्वर्जन देखने को मिलता है किस कारण से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर के कारण से, ओके। ये होता किस कारण से है या किन कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है ऐसा होने के लिए, वो ये है लॉन्ग विंटर नाइट। अगर लंबी सर्द रात है तो डेफिनेटली लॉस ऑफ हीट बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग द नाइट मे एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा ठंडी जो एयर होगी वो ऊपर होगी क्योंकि लॉन्ग विंटर नाइट है, ओके। और ये दिन की जो वार्मर एयर है वो ऊपर ज्यादा जा नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर भी कोल्ड एयर मौजूद है, ओके। और या तो क्लाउडलेस या क्लियर स्काई हो तो भी ऐसा होगा कि दिन के समय पे एकदम क्लियर स्काई थी,
ठीक है। तो सारे क्लाउड वगैरह जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती चली गई, मगर जैसे जैसे रात हुई तो टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा। जब बहुत तेजी से गिरने लगा तो नीचे की जो लैंड सरफेस एरिया के पास का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से ठंडा होने लगा। तो ये ऊपर जा ही नहीं पाई कि नीचे का टेम्परेचर गिर गया, और उसके ऊपर अभी कोल्ड एयर भी मौजूद है। ओके, तो इस तरीके से इन्वर्जन देखने को मिला हमें इस कंडीशन पे। या तो फिर ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस हो, या तो ड्राई एयर हो। ड्राई एयर होगा तो आप जानते हैं कि बहुत ठंडी होगी। वार्म एयर में वाटर वेपर्स आपको मिलते हैं, मगर कूलर एयर में आपको बहुत ही कम मात्रा में वाटर वेपर्स मिलेंगे। ड्राई एयर होगी, ड्राई एयर होगी तो डेफिनेटली वो जल्दी कूल होगी, या कूल ऑलरेडी होगी। ओके, क्योंकि इट्स लिमिट द अब्जॉर्प्शन और रेडिएटेड हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि ये अब्जॉर्ब ही नहीं करेगी जो अर्थ से निकलने वाली हीट होगी। तो यहाँ से जो हीट पास हो जाएगी और वो ऊपर वाली लेयर के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। जब यहाँ से पास होती जा रही है इसके द्वारा अब्जॉर्ब होती जा रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो ये कंडीशन और फेवरेबल हो जाएगी। ओके, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरीके काम करने लगेगी, ये समझ लीजिए आप। यहाँ से हीट सीधे ऊपर पहुंचती चली जा रही। ओके, या तो स्लो मूवमेंट ऑफ एयर हो, क्योंकि अगर द रिजल्ट इज नो ट्रांसफर और मिक्सिंग ऑफ हीट इन लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर यहाँ पे मौजूद जो एयर है वो उसका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाए ठंडी एयर का, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमेशा काफी समय तक, लंबे समय तक ठंडी एयर ही मौजूद रहेगी और ऊपर वार्म एयर मौजूद रहेगी। एक चीज ये भी है। या तो स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस हो, अगर स्नो कवर्ड है तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे स्नो है तो ठंडी रहेगी काफी समय तक, और उसके ऊपर अगर दिन के समय में सनलाइट आई है तो ऊपर की लेयर गर्म हो गई और नीचे इतनी गर्म नहीं हो पाए, और जैसे जैसे रात आई तो ये और जल्दी इसने नियर के जो एयर मौजूद थी अर्थ सरफेस के, क्योंकि यहाँ पे स्नो थी, तो उसने और उसको ठंडा कर दिया। अब ठंडा कर दिया तो ऊपर की वार्म एयर ऊपर ही बनी रही और नीचे की कूलर एयर नीचे ही बनी रही। ओके, तो इस तरीके से ये इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। 5 कंडीशन है। 1 लॉन्ग विंटर नाइट्स, 2 क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई, 3 ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, 4 स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, एंड 5th स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये एयर ड्रेनेज क्या है? जब कूल एयर हो हिल या माउंटेन एरियाज में नाइट के समय पे फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्लो हो, मींस बीइंग हैवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट लाइक वाटर, कि अगर हैवी और डेंस है कोल्ड एयर तो ये वाटर के तरीके काम करती है, क्योंकि वाटर ऊपर से नीचे ग्रेव की वजह से आता है, उसी तरीके से कोल्ड एयर भी ऊपर से नीचे आने लगती है। ओके, मूव डाउन टू द स्लोप टू पाइल अप डीपली इन अ पॉकेट एंड वैली बॉटम विद अ वार्म एयर अबव। तो क्या होता है, कोल्ड एयर हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ आ जाती है और वार्म एयर यहीं पे बनी रहती है। ओके, नाइट के समय इसी को हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। ओके, कोल्ड एयर एट द हिल और माउंटेन एरियाज में जब ठंडी होती है तो वो कैसे वाटर के तरीके काम करती है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर वो नीचे आ जाती है, और जो वार्म एयर होती है वो हल्की होने की वजह से ऊपर ही बनी रहती है। तो इस कारण से ये यहाँ पे जो वैली है वो ठंडी हवाओं से फिल हो जाती है, इसी को हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। प्लैंक लॉ क्या है? hotter a body the more energy it will radiate and shorter the wavelength of that radiation। जितनी ज्यादा बॉडी हॉट होगी उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी को रेडिएट करेगी, स्वाभाविक सी बात है, और उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो शॉर्टर द वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी उसकी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इज अ काइंड ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का अगर कोई हम 1 ग्राम सब्सटेंस ले लें और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं हम, तो इसके लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में बस इतना ही।
Thank you very much for watching this video. Thank you so much.